नमस्कार मित्रों, लॉकडाउन में उच्च शिक्षा इस विषय पर एक और लाइव लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आप जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान और बहुत सारी मुसीबतों के साथ विद्यार्थियों को भी मुसीबत आई है कि कैसे कक्षाएं लें। अध्यापकों को दिक्कत है कि कैसे विद्यार्थियों से जुड़े रहें। तो बहुत सारे विश्वविद्यालयों, कॉलेजों ने अपने अध्यापकों को, विद्यार्थियों को इस तरह के कोड उपलब्ध कराए हैं जिसके माध्यम से वे ऑनलाइन कक्षाएं ले सकते हैं। कोई जूम पर कक्षा ले रही है, कोई गूगल मीट है, कहीं कहीं हैंगआउट है, कहीं स्काइप है, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं जारी है। साथ में एक चुनौती भी जारी है। वो चुनौती इस प्रकार है कि इन सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ हमारी सुरक्षा का सवाल है। कहीं ये थर्ड पार्टी ऐप जिनके माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं ली जा रही हैं, क्या ये सुरक्षित है? क्या ये हमारे कंप्यूटर या मोबाइल का डेटा नहीं चुरा लेंगे? तो भारत में ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार हुआ है, लेकिन साथ में एक बड़ी चुनौती सामने है और वो है उसकी सुरक्षा की चुनौती। इस विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के रूसी अध्ययन केंद्र के डॉक्टर सोनू सैनी जी हैं। वो आपको ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न मसलों पर, उनके अलग अलग पहलुओं पर अपनी बात रखेंगे और साथ में सुरक्षा की चुनौतियों पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर सोनू सैनी जी का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। डॉक्टर सोनू सैनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव प्रोग्राम में। आपका मैं शुरू में ही धन्यवाद कर दूं कि आपने समय निकाला हमारे लिए, और हमारे लिए गौरव की बात है कि आप हमारे साथ हैं, क्योंकि आपने हाल ही में जेएनयू का एक वेबिनार आयोजित किया आपके संयोजन में, और उसमें 1000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स थे, बल्कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, वो हिस्सा लेना चाहते थे और बहुत सार्थक संवाद रहा। इस तरह के कई ऑनलाइन सेमिनारों के, वेबिनारों के आप पार्ट रहे हैं, उनके संयोजक रहे हैं, और तकनीक और इसकी सुरक्षा से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को आप जानते हैं। जिन दोस्तों ने बाद में शुरू किया ये लाइव, उनसे मैं बताऊं कि आज हम भारत में ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार और सुरक्षा इस विषय पर बात कर रहे हैं। ये बातचीत लॉकडाउन में उच्च शिक्षा सीरीज का हिस्सा है, जिसमें 3 लेक्चर होने हैं। पहला लेक्चर प्रोफेसर रामबख्श कल ईपीजी पाठशाला के बारे में और हिंदी में ऑनलाइन सामग्री की उपलब्धता के बारे में दे चुके हैं। आज डॉक्टर सोनू सैनी हमारे साथ हैं और कल डॉक्टर संदेशा राय पर हमारे साथ होंगी। ये बातचीत आप मेरे फेसबुक पेज पर सुन सकते हैं, और साथ में यूट्यूब का जो तर्कश नाम से हमने नया चैनल शुरू किया है, उस पर भी आप सुन सकते हैं। तो डॉक्टर सोनू जी, आपका स्वागत है, आप बात शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर गंगा साहेब मीना जी। पहले तो आपको धन्यवाद और बधाई इस बात के लिए कि आप इस समय में, जिस समय में सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग ये सोच रहे हैं कि कब लॉकडाउन खुलेगा, तो हम लोग जो शिक्षक हैं, मैं स्पेसिफिकली उनकी बात करूंगा कि हम लोग सब परेशान हैं कि कब हमारी क्लासेस शुरू होंगी, कब हम लोग काम करने ऑफिस जा सकेंगे, अपने यूनिवर्सिटीज जा सकेंगे। तो उस समय में आपने एक वर्चुअल इस तरह का वार्तालाप खोल करके बहुत ही काबिले तारीफ एक काम किया है। और मेरा भी यही मानना है कि इस समय में, क्योंकि ये समय बहुत मुश्किल है, ना ही हमारे लिए भी नहीं, हमारे लिए ही नहीं, केवल हमारे सभी छात्रों के लिए भी। तो हमारे छात्र भी इस वक्त में काफी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अगर आप इस जो लॉकडाउन का पीरियड है, इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट को जानने की कोशिश करेंगे, तो आप ये भी देखेंगे कि बहुत से लोग परेशान भी हो गए हैं। बहुत से लोग इस तरह से ये सोचने लगे हैं कि अब पूरे दिन क्या किया जाए। देखिए,
मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पूरा दिन ना तो हम व्हाट्सएप देख सकते हैं, ना तो हम वीडियोस देख सकते हैं, ना तो हम पूरा दिन टीवी देख सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो इतने सालों की जितने भी हम वर्ष के हैं, उतने सालों की जो एक आदतें हैं, जो प्रैक्टिस है, वो अगर छूट जाती है और आपका बाध्य कर दिया जाता है, आपको कन्फाइन कर दिया जाता है, कि जैसे मान लीजिए आपको जेल में कैद कर दिया जाता है, मगर आप बाहर निकल सकते हैं जब ज़रूरत है, बट अदरवाइज़ आप जेल के अंदर हैं। तो अभी एक वही वाला माहौल है जिसकी वजह से काफ़ी छात्र, अक्सर जब हम छात्रों से बात करते हैं, तो अक्सर छात्र ये कहते हैं कि हम हाँ बोर हो गए हैं घर पर। और यही आज के वक़्त में बच्चे भी हमारे घरों पर यही कहते हैं कि हम बोर हो गए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ऐसे वक़्त में कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से इस तरह की जो वर्चुअल वार्तालाप है, जो टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम लोग जो वार्तालाप करते हैं, ये कहीं न कहीं एक तरीके से सेवियर की तरह आता है। मैं यहाँ पर गंगा जी आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे साथ कितने दर्शक जो हैं जुड़े हुए हैं? हमारे साथ में मेरे ख्याल से करीब 50 लोग अभी जुड़े हुए हैं और जी। कुछ लोग बाद में ज्वाइन करेंगे, लेकिन 50 लोग अभी मुझे दिख रहे हैं जो जुड़े हुए हैं। जी, जी। हुँ। तो मैंने ये सवाल पूछा, क्योंकि जो आज हम बात करने वाले हैं, जिस विषय पर बात करने वाले हैं, वो मैं चाहता हूँ कि हम लोग आपस में वार्तालाप करते हुए बात करें। मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ़ मैं ही बोलता चला जाऊँ और आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना आए। अक्सर ऐसा जब होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है। बहुत ज़्यादा अ, उसको आप बहुत देर तक सुन नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं। तो कहीं न कहीं हम एक-दूसरे से बहुत कुछ सीखते भी हैं, जब हम एक-दूसरे से बातचीत करते हैं। तो हाँ, आइए क्योंकि समय की कम मैं हाँ, आपसे यही निवेदन करूँगा कि ये पूरा इंटरैक्टिव सेशन है। पहले जो जी, विषय है भारत में उच्च शिक्षा का विस्तार और सुरक्षा, यानी जी, किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन का विस्तार हुआ है और सिक्योरिटी कंसर्न क्या-क्या है, इस पर आप हुँ, थोड़ी-सी अपनी जो प्रस्तुति है उसको दे दीजिए। उसके बाद हम सवाल लेंगे लोगों के और बातचीत को जारी रखेंगे। जी। जी नहीं जी, मैं अभी वही आने वाला हूँ, अभी अपने टॉपिक पर ही, और जो विषय है उसी में ही ये जो सवाल-जवाब का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, और आप लोगों के मैं अभी जो अपनी प्रेज़ेंटेशन है, वो साझा किए देता हूँ, ताकि हम अपनी बात को और अच्छे से जान पाएँ और रख पाएँ अपने साथ में। मैं शेयर स्क्रीन करने की कोशिश करता हूँ। जी, ये मिल गई है। तो साथियों, आपको ये स्क्रीन मेरे ख़्याल से दिख रही होगी। गंगा जी, क्या ये स्क्रीन दिख रही है आपको? जी, क्या आवाज़ आ रही है? मेरे ख़्याल से स्क्रीन तो दिख रही है, अगर जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, अ, स्क्रीन दिख रही है, आपकी आवाज़ भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरू कर सकते हैं। जी, जी। तो गंगा जी, मैं इसमें थोड़ा आपका साथ चाहूँगा, क्योंकि जब मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो मैं मुझे मैसेजेस नहीं दिख पाएँगे। तो कुछ अगर ज़रूरत हो तो आप बताइएगा। जैसे मैं अपनी बात की शुरुआत इससे करना चाहता हूँ, एक छोटे से सवाल से, कि रिक्त स्थान भरिए। आपको क्या लगता है कि एक अध्यापक ज़िंदगी भर डैश होता है, डैश में आप मतलब जो रिक्त स्थान है उसमें आप क्या कहेंगे? क्या भरना चाहेंगे? कि क्या होता है एक अध्यापक ज़िंदगी भर? गंगा जी, अगर कुछ जवाब आए तो दीजिएगा। हम 10 हाँ, सेकंड तक वेट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। साथियों, मैं एक बार दोबारा से पूछना चाहता हूँ कि एक ये रिक्त स्थान है, इसमें आप अपनी प्रतिक्रिया के साथ में लिखिए कि आप के हिसाब से क्या हो एक अध्यापक ज़िंदगी भर क्या होता है? एक शब्द में अपना जवाब लिखना है कि एक अध्यापक ज़िंदगी भर क्या होता है? अब वो आपके सबके मायने अलग-अलग हो सकते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या इस बारे में सोचते हैं? उसके बाद हम उसी उसी के आधार पर हम आगे चल पाएँगे। हाँ, एक जवाब आया है कि एक जी। अध्यापक ज़िंदगी भर विद्यार्थी होता है, अरे छात्र वाह! होता क्या है। बात है! क्या बात है! बहुत 2 बढ़िया। जवाब आए हैं। जी। 3 विद्यार्थी, लोगों के दोनों के जवाब जवाब आए हैं, विद्यार्थी छात्र। हाँ, छात्र, विद्यार्थी, विद्यार्थी आदर्श। अभिषेक गुंजन ने कहा है कि छात्र होता है, हाँ, वंदना साथ पांडे में ने कहा है विद्यार्थी नाम भी होता पढ़ है। दीजिएगा। जी, हाँ, तुलसीराम मीणा ने कहा है विद्यार्थी होता है, भरत लाल ने वाह! कहा है आदर्श होता है। वाह, वाह! क्या बात है! सुरेश कुमार ने कहा है मार्गदर्शक होता है,
संदेशा जी ने कहा है विद्यार्थी होता है, नंदलाल जी ने कहा है जिज्ञासु होता है, ललित किशोर ने कहा है कर्तव्यनिष्ठ होता है, राजेश कुमार ने कहा है आदर्श होता है, राजकुमार जी ने लिखा है शुक्रिया। मेरे ख्याल छात्र से होता है। अभी जवाब काफी ज्यादा आ रहे होंगे। तो मैं हाँ, जस्ट यहाँ धन्यवाद कहूंगा जिन लोगों ने भी साथियों ने जवाब दिया। जी, काफी हद तक सभी लोगों ने एक सही उसका उत्तर चुना। हालांकि सभी की अपनी अपनी सोच भी होती है। तो एक अध्यापक जिंदगी भर विद्यार्थी होता है। कल अगर आप लोगों ने प्रोफेसर राम बख्श जी का लेक्चर सुना हो, प्रोग्राम सुना हो, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि हिंदी वाले जो भी साथी हैं, उनको उन्होंने जोर दिया कि टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं हमें सीखना चाहिए। टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं जो भी हिंदी वाले जो हमारे साथी हैं कुछ हद तक पीछे हैं। बाकी जो और स्ट्रीम है, साइंस की है या और दूसरी स्ट्रीम्स हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी सीखते हैं, अपने छात्रों से सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं, मित्रों से सीखते हैं। तो सीखने का जो सिलसिला है वो जिंदगी भर चलता है। जैसे ही सीखने का सिलसिला बंद होता है तो समझिए वो जिंदगी में मजा नहीं रह जाता। तो आज की बातचीत के कुछ मैं छोटे से उसमें बिंदु में बता सकता हूँ। भारत में ऊंचा थोड़ा मिस्टेक हो गई, माफ कीजिएगा। मैं हिंदी में अक्सर नहीं टाइप करता हूँ, तो कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो भारत में उच्च शिक्षा और सुरक्षा के बारे में भूमिका, और उसके बाद में क्लास या मीटिंग के विभिन्न ऑनलाइन प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जूम, गूगल मीट, वेबएक्स आदि। और बिना इंटरनेट के ऑनलाइन क्लास कैसे ली जा सकती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे खासकर। और ऑनलाइन क्लास को किस तरह से सुरक्षित किया जाए, ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है इस वक्त में, जो अक्सर हर एक के समय जहन में आता है। फिर ऑनलाइन सामग्री और कॉपीराइट। कॉपीराइट भी एक अभी ज्वलंत मुद्दा है, जो आगे आने वाले टाइम में आने वाला है लोगों के जहन में। तो कहीं ना कहीं बहुत कम लोगों के जहन में ये चीज आई है कि कॉपीराइट को किस तरह से हम अपने सामग्री को कैसे कॉपीराइट करें। तो आपसे एक और सवाल, माफ कीजिएगा अगर ज्यादा सवाल हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, अच्छा है, इंटरेक्टिव तो होना ही चाहिए सेशन। जी, तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप ऑनलाइन मीटिंग या क्लास के लिए कौन से माध्यम का प्रयोग करते हैं, कौन से या कौन सा माध्यम प्रयोग करते हैं, जैसे व्हाट्सएप, स्काइप, जूम, वेबएक्स, गूगल जूम और या इत्यादि। आपने कमेंट बॉक्स में, अपने मैसेज बॉक्स में ये लिख करके बताएं कि कौन सा ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म आप अपनी क्लास के लिए अभी तक यूज कर रहे हैं या करते थे। तो कुछ प्रतिक्रियाएं आए कि भी कौन सा ज्यादा पॉपुलर है प्लेटफॉर्म। गूगल मीट, अभिषेक गुंजन जी ने कहा है गूगल मीट, रोहित कुमार जी ने कहा है गूगल। जी, और जवाब आएंगे मैं आपको। जी, जी। ये बहुत जरूरी सवाल इसलिए है क्योंकि आप को मुझे इतना करीब करीब इतना अंदाजा हो कि हमें, हमारे जो साथी लोग हैं हिंदी फील्ड से, तो वो कौन से प्रोग्राम्स को ज्यादा यूज करते हैं या नहीं करते हैं। हरिमोहन जी ने कहा है गूगल, सुभाष चंद्रा जी ने कहा है व्हाट्सएप, रोहित कुमार ने कहा है टेलीग्राम, मुकेश बागड़ी ने कहा है जूम, संदेशा जी ने कहा है जूम, वंदना पांडे जी ने जूम, कुलदीप मीना ने जूम, भगवान साहब बिटोली ने व्हाट्सएप, बलराम मीना ने जूम। तो जूम और गूगल मीट, जहां तक मॉस्को से रामेश्वर जी भी देख रहे हैं, और जूम जी, और जी, गूगल मीट का उनका जवाब है जी। क्या बात है, रामेश्वर जी इतना दूर से मॉस्को से देख रहे हैं, वाह कमाल है। यही कमाल है इस टेक्नोलॉजी का। धन्यवाद। तो मैं जो बात करना चाह रहा हूँ उससे रिलेटेड कुछ ऐसी तस्वीरें, जो आजकल तस्वीरें आपको सोशल नेटवर्किंग साइट पर दिखाई दे रही होंगी, कि इस तरह की कुछ तस्वीरें अक्सर लोग शेयर करते हैं और कई लोगों के मन में सवाल आता है कि ये क्या है, क्या प्रोग्राम है। तो इस तरह की कुछ कुछ तस्वीरें आती हैं। तो जिस तस्वीरों में ये चीजें हम देख रहे हैं, जो जिन चीजों की तस्वीरें देख रहे हैं, वो अक्सर कई ऑनलाइन क्लास लेने के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि जूम हो सकता है, गूगल मीट हो सकता है, एक फ्री कॉन्फ्रेंस। इस तरह की कुछ तस्वीरें अक्सर लोग शेयर करते हैं और कई लोगों की शायद मुझे आवाज रिपीट आ रही है, लग रहा है कि कहीं से शायद कुछ तस्वीरें आती हैं। तो गंगा जी, क्या आपने दूसरा यूट्यूब पर खोला है आपका चैनल? हाँ, मैं आवाज बंद कर देता हूँ, मैंने बंद कर दी है। वहां से आवाज बंद करना मेरे होगा, ख्याल से अब रिपीट नहीं हो रही होगी। जी वो इको होगी अगर आप दूसरी विंडो में यूट्यूब खोलेंगे तो। जी, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम है, स्काइप है, व्हाट्सएप है, सिस्को वेबएक्स है। तो कई सारे इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जो आज के समय में अध्यापक गण जो है इस तरह के प्रोग्राम्स को यूज कर रहे हैं। और मैं इतना मानकर चल रहा हूं कि आपको कुछ हद तक कुछ नाम जाने पहचाने होंगे, जैसे व्हाट्सएप, जूम या स्काइप।
इस तरह की, या गूगल मीट, ये आपको जान पहचाने से लगते होंगे। तो जस्ट छोटा सा मैं एक मैंने इस पे एनालिसिस किया था कि किस तरह के इसमें फंक्शंस हैं। तो जैसे कि कौन से प्लेटफॉर्म तो टोटली फ्री हैं और कौन से में कितने लोगों को जोड़ा जा सकता है, किस तरह से क्लासेस ली जा सकती हैं। तो ये उसका एक छोटा सा सार है कि किसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। मैंने अक्सर जो जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम, स्काइप और वेबएक्स, इन प्रोग्राम्स पर ज्यादा काम किया है और ज्यादा उनसे क्लासेस ली हैं या इंटरेक्टिव सेशन किए हैं या इस तरह के लेक्चर्स किए हैं। और मुझे दोस्तों जो लगता है अभी तक जो बेहतर प्रोग्राम है, जो सबसे ज्यादा सरल है और बेहतर भी है, वो है जूम। पर मेरे ख्याल से जूम, जैसे ही जूम का नाम आता है तो हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भी अक्सर पढ़ते हैं कि जूम खतरनाक है, जूम में समस्याएं बहुत हैं, वो जो है आपका डाटा चुरा लेता है, वो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो साथियों, मैं इतना कहूंगा कि हाँ, कई इनफैक्ट कई ने तो इतना भी कहा हमसे कि देखिए, जूम में तो गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि नहीं करना है जूम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, वो तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक आप उसको सुरक्षित नहीं करते हैं। वो सुरक्षित है, कोई भी हो, चाहे वो जूम हो, चाहे इनमें से कोई भी एक भी प्रोग्राम हो, वो तब 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 सुरक्षित है जब आप उसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो आज जो गहन विषय पे जो हम बात करने वाले थे, उसी बात पर करने वाले थे कि जैसे जूम है या कोई भी, मैं यहाँ पर जो जूम की भी बात कर रहा हूँ या सिस्को वेबएक्स की बात कर रहा हूँ, ये जो भी मैं बातें अभी बताने वाला हूँ आपको, वो ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम्स पर लागू होती हैं। चाहे वो जूम हो, चाहे गूगल मीट हो, सिस्को वेबएक्स हो, स्काइप हो, व्हाट्सएप भी हो। अक्सर कहा जाता है कि आप जो क्या कहते हैं कि मोबाइल जो यूज करते हैं वो भी सेफ नहीं है। अगर ये कहा जाए कि क्या सेफ है, तो कुछ भी सेफ नहीं है। जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, इनफैक्ट आजकल तो घर के अंदर भी सेफ नहीं है। घर के अंदर भूकंप आ जाता है तो बाहर निकलते हैं तो कोरोना आ जाता है। तो सेफ्टी का जो मेजरमेंट है वो अब काफी हद तक हमारे हाथों में नहीं है। बट हाँ, हम कोशिशें जरूर कर सकते हैं कि अपना जो भी हम क्लास कर रहे हैं, जो भी हम प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं, उसको हम सावधानी से यूज करें। तो सबसे पहले तो मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जैसे गूगल जूम या मीट या कोई भी प्रोग्राम यूज करें, तो उसको यूज करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान ले कि उसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं। जैसे कि अक्सर अभी आप देखते होंगे कि कई लोग जो हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही अपने जूम मीटिंग का जो पासवर्ड है और आईडी है वो शेयर कर देते हैं। तो एक सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी यहाँ पर आती है, सबसे ज्यादा बड़ी गलती ये आती है। ठीक है, वहां पर हम जुटाना चाहते हैं कि अपने ज्यादा से ज्यादा यूजर या ज्यादा से ज्यादा लोग हमको देख पाए, क्योंकि फेसबुक या और दूसरे प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे, या ग्रुप्स हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें काफी हद तक लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो एक वो आसान एक तरीका है कि वहां पर यूज कर लिया जाए। पर क्लास के लिए कम से कम इतना नहीं कीजिए, क्योंकि क्लास में आपके पास लिमिटेड लोग होंगे, बच्चे स्टूडेंट्स लिमिटेड होंगे। तो आप पर्सनली या तो उनके ग्रुप में शेयर कीजिए या फिर बच्चों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में आप शेयर कीजिए। प्लेटफॉर्म पर, ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं डालिए, क्योंकि एक तरीके से अगर कोई भी आपका जो नुकसान करना चाहता है, सबसे पहले उसको यही चीज चाहिए होगी कि आपके गूगल मीट का जो भी मीटिंग का पासवर्ड और आईडी, ताकि वो एंटर कर सके। अब अच्छा, एंटर भी कर लिया, अब क्या होगा? मान लीजिए कि किसने एंटर भी कर लिया, अब वो क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। चाहे वो जूम हो, ध्यान रखिएगा, चाहे वो जूम हो, वेबएक्स हो या मीट हो या कोई भी प्रोग्राम हो, ये सब में लागू होता है। तो कोई भी एंटर करके वो क्या कर सकता है, वो एक तो ये कर सकता है कि अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है। अपनी स्क्रीन शेयर करके कुछ ऐसा मटेरियल दिखा सकता है या कुछ ऐसी वीडियो चला सकता है जो पूरे आपके क्लास के माहौल को खराब कर दे। इस वक्त में लोग कहा जाता है कि मेरा कोई किसने जूम या मेरा कोई प्रोग्राम जो है इस तरह से हैक कर लिया। नहीं, वो हैक नहीं हुआ। वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एक छात्र की तरह उसने ज्वाइन किया, और आपने क्योंकि उसको परमिशन दी हुई थी बाय डिफॉल्ट, या कहिए आपने वहां पर एक जो सेटिंग होती है, जब जब भी आप चाहे कोई भी प्रोग्राम यूज करें, तो वहीं पर एक सेटिंग होती है कि शेयर स्क्रीन। अभी जैसे मेरे को गूगल, अभी गंगा साहेब मीना जी ने जिस तरह से मुझे
बोला, आमंत्रित किया, तो उन्होंने मुझे वहां पर राइट दिया कि मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। तो इसी वजह से मैं स्क्रीन शेयर कर पा रहा हूँ और आपके सामने ये चीज दिखा पा रहा हूँ। तो ऐसे ही वहां पर कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें स्क्रीन शेयर करने के लिए आपको उसको राइट देने होते हैं। जो भी आपका छात्र है या जो भी पार्टिसिपेंट है, अगर उसको वो आप नहीं देते हैं तो वो कुछ नहीं शेयर कर पाएगा। अब दूसरी बात, माइक। ऑफ कोर्स कि अक्सर क्लास में होता है कि आप अगर आपने कुछ ऑनलाइन क्लासेस ली हो तो कई बार पीछे से शोर आता है, बैकग्राउंड नॉइस आता है, या कुछ इस तरह की आवाज आती है जो आप पता नहीं लगा पाते हैं कि ये कहाँ से, किसने, बिल्ली की आवाज, कुत्ते की आवाज, या कोई भी आवाज ऐसी आई जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। तो ऐसे में आप उसको म्यूट करके और वहां पर उसका राइट हटा दीजिए यूजर का, कि वो अनम्यूट ना कर सके। सबसे ये बहुत जरूरी बात होती है, क्योंकि आप जब बोल रहे होते हैं, अगर उसमें आपको साउंड आएगा, कहीं से कोई शोर आएगा, तो आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा नहीं पाएंगे, ये बात नहीं कर पाएंगे अपनी। ये दूसरी बात। तीसरी बात जो है वो है लॉक द मीटिंग। जो मीटिंग को लॉक कर दे। अभी रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि MHA ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये गाइडलाइंस जारी की थी कि दैट इन प्रेजेंट सिनेरियो, कि आज के समय में जूम को बंद करना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी ये है कि जूम को हम यूज करने से पहले आप कम से कम इस तरह की जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें। तो ये वो ब्रॉड गाइडलाइंस हैं कि आप एक तो जो अनऑथराइज एंट्री है, जो मैंने अभी कहा कि आप किसी भी तरीके से शेयर जो करें, बहुत ही शुरुआत जो करें आप कम से कम, ताकि आप उस प्रोग्राम को समझ सकें, शुरुआत कम लोगों से करें, जो अपने स्टूडेंट्स, जो आपके भरोसेमंद छात्र हैं या जो आपकी क्लास है, सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर करें और उनको बता दें कि भाई इसको शेयर नहीं करें कहीं भी। देन उसके बाद में जो मैं अभी बात कर रहा था कि भी शेयर स्क्रीन बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए, या छात्रों से कहिए कि वो अपना वेरीफाई करने के बाद, जैसे कि छात्र भी अपने कैमरा ऑन करते हैं तो शुरू में, तो उनको देखने के बाद कि हाँ ये आपके छात्र ही हैं, आपने वेरीफाई कर लिया, उनसे हेलो हाय कर लिया, उसके बाद कह दीजिए ठीक है, आप अपना माइक ऑफ बंद कर दीजिए और अपना वीडियो बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद में जो एक्सेस है, आईडी और एक्सेस जो है, उसको इनेबल करने से पहले, मतलब इनवाइट करने से पहले, वेटिंग रूम एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अक्सर वो हर एक प्रोग्राम में रहता है, हर एक प्लेटफॉर्म पर रहता है कि आप वेटिंग रूम इनेबल करें। अब ये वेटिंग रूम क्या होता है? ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे क्लासरूम से पहले एक आपका एक हॉल है, उसमें सब लोग आकर के पहले बैठते हैं और आप उनको देख सकते हैं कि भाई यहाँ कौन आया है, तो आप उनको एंटर करते हैं। अगर आप उनके नाम को जानते हैं, पहचानते हैं, तो आप उनको एंटर करने के लिए परमिशन वहां से दे सकते हैं। और मान लीजिए कोई ऐसा नाम आ गया जिसको आप नहीं जानते हैं, तो उसमें आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी कि जैसे ही आप उसको एंटर करें, तो उससे पहले उसकी पहचान पूछें, ताकि आप श्योर कर सके कि ये आपके छात्र ही हैं। और उसके बाद में एक ऑप्शन उसमें जूम में भी या और दूसरों में भी प्रोग्राम में होता है कि डिसेबल ज्वाइन बिफोर होस्ट, कि आप इस तरह का ऑप्शन ना दें कि आप अभी पहुंचे नहीं हैं क्लास में और आपने जो है छात्रों को चाबी दे दी कि आप अंदर बैठ जाइए। ऑफलाइन में ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, बट ऑनलाइन में ये पॉसिबिलिटी को डिसअलाउ कर दीजिए। ये सारी सेटिंग्स आपको हर एक प्रोग्राम के उसमें मिल जाती हैं, ये कॉमन सेटिंग्स हैं। शेयरिंग स्क्रीन जो हमने बात की अभी, कि भी वो होस्ट पे ही रखिए, कि उसको अलाउ मत कीजिए। और एक एक ऑप्शन भी उसमें होता है, फाइल ट्रांसफर। तो फाइल ट्रांसफर जो है, आप वो भी ऑप्शन बंद कर दीजिए। और एक ऑप्शन और होता है कि लॉक द मीटिंग। लॉक मीटिंग आप कर सकते हैं, बट मैं इस पे ठीक है, MHA ने वहाँ गाइडलाइन जरूर दी है, बट मैं यहाँ पर मैं नहीं इस पे डिफर करूंगा, क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ नेटवर्क की समस्या बहुत है। तो अक्सर छात्र जो है, उनके यहाँ नेटवर्क के इश्यू की वजह से वो लॉग आउट हो जाते हैं, या फोन आ गया उनका, या कहीं कुछ बंद हो गया गलती से, तो वो बाहर हो जाते हैं। और अगर आपने मीटिंग को लॉक कर दिया तो वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लॉक द मीटिंग को ऑप्शन को आप छोड़ सकते हैं, अगर आप ठीक समझते हैं तो। उसके बाद में जब आप रिकॉर्डिंग फीचर जो है, अक्सर अभी जूम जब शुरुआत हुई थी मार्च के शुरुआत में, आपने अगर देखा हो तो कई इस तरह की न्यूज चली थी कि किसी ने क्लास की वीडियो को वायरल कर दिया, या किसी ने क्लास की वीडियो को शेयर कर दिया। ये देखिए, इसको हालांकि रोकना बड़ा मुश्किल है। वर्चुअल वर्ल्ड में ये चीजें बड़ा मुश्किल है कि आप इस फीचर को रोक सके। हाँ, एक रिस्ट्रिक्शन का ऑप्शन आपके पास है कि हर एक प्रोग्राम में इस तरह का फीचर रहता है कि जिसमें आप रिस्ट्रिक्ट कर दें रिकॉर्डिंग को। उसके बाद में
छात्र अगर टेक्नो सेवी है तो वो फीचर रिकॉर्ड कर सकता है। बहुत सारे इस तरह की एप्लीकेशन है जिसमें वो रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो ऑफ कोर्स कोशिश कीजिए कि आप जब क्लास ले रहे हैं तो कोई इस तरह की बात ना बोलें जो कि जिसमें किसी को ऐतराज हो या कोई समस्या वाली बात हो। और जब मीटिंग खत्म कर रहे हो तो उस वक्त में मीटिंग एंड फॉर ऑल करिए। सिर्फ खुद वहां पर दो ऑप्शन आते हैं कि लीव द मीटिंग और एंड फॉर ऑल। एंड फॉर ऑल करना है ताकि वो सब लोग वहां से बाहर हो जाएं, वरना ये हो सकता है कि आप अगर लीव मीटिंग करेंगे तो छात्र या जो भी लोग हैं वो वहीं जुड़े रहेंगे, आप बाहर आ गए। अब अंदर में वहां पर बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप क्लास तो छोड़कर चले गए, वहां अंदर में मार पिटाई हो गई है। तो इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। गंगा जी, अगर कोई सवाल आए बीच में तो आप पूछ सकते हैं, अगर लगता है आपको कि पूछा जा सकता है बीच में इस नहीं, सब्जेक्ट अभी अभी सभी लोग आपको सुन रहे हैं ध्यान से। जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए और मैं मित्रों से निवेदन करूंगा, क्योंकि बहुत ही जरूरी मसला है ये। तो कई लोगों ने अपने कमेंट में लिखा है कि बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना ये सब कुछ। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि आपकी जिज्ञासाएं हैं तो वो जिज्ञासाएं भी आप डॉक्टर सोनू सैनी जी के साथ जी शेयर कर बिल्कुल। सकते हैं। और जितना बन पड़ेगा हम कुछ न कुछ उसमें डॉक्टर सोनू जी आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो आपके सवालों का, जिज्ञासाओं का, सुझावों का स्वागत है। जी 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 धन्यवाद। जी, तो ऑनलाइन सुरक्षा की जो हम बात कर रहे थे अभी, ऑनलाइन क्लास की सुरक्षा के बारे में, तो उसमें एक ये भी ऑप्शन होता है जैसे कि आप जब शेयर स्क्रीन कर रहे हैं। मैं अब ये छात्रों की तरफ से आता हूँ अध्यापकों की तरफ। अक्सर क्या मिस्टेक हम करते हैं कि अभी जैसे रिसेंटली अभी हमें पता चला कि भाई जेएनयू में कुछ अध्यापकों का ईमेल हैक हो गया। अब ईमेल हैक हो सकता है, ईमेल हैक पहले भी होता है, आज भी होता है, कल भी होगा। उसमें समस्या क्या होती है? उसमें समस्या हमारी होती है। यूजर, जब तक कि देखिए यूजर अपनी डिटेल्स शेयर नहीं करेगा। अपनी डिटेल्स का मतलब है कि अपनी ऐसी जानकारी जो कि ईमेल के अंदर ही है, वो शेयर नहीं करेगा, तब तक हैक नहीं हो सकता। होने को ईमेल हैक मेरा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं सिक्योरिटी मेजरमेंट के साथ चलता हूँ, मगर अगर किसी को हैक करना है तो उसको हो सकता है 6 दिन लग जाए, हो सकता है 60 दिन लग जाए या 600 दिन लग जाए, मगर कभी ना कभी कोई ना कोई कर सकता है। इसमें कोई संभावना की ऐसी वाली बात नहीं है। तो इसलिए कभी अगर होता भी है तो इसमें कोई बहुत बड़ी वाली समस्या वाली बात नहीं है। दूसरी बात है, अगर उसको बचाना है तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है सुरक्षित रखें। अब सुरक्षित रखने के लिए क्या है कि जैसे आपने कोई क्लास ले रहे हैं, अभी जैसे यहाँ पर आपने देखा जो हम इस प्रोग्राम के जरिए जब हम बात कर रहे हैं, तो मैंने जब शेयर किया तो मैंने पूरा अपना विंडो शेयर नहीं किया। ये मेरा विंडो नहीं है, ये मेरा डेस्कटॉप नहीं है, ये मैंने एक फोटो आपके साथ में शेयर की है कि जैसे मैं एक रिसेंटली एक प्रोग्राम अटेंड कर रहा था, वहां पर एक जो हमारे साथी हैं उन्होंने शेयर स्क्रीन किया और ये सारी पूरी की पूरी स्क्रीन उन्होंने शेयर कर दी। देखिए कोई भी प्रोग्राम होगा। जी सोनू जी, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी कुछ लोगों का कहना है कि आवाज थोड़ी कम हो गई है, तो अच्छा। मेरे ख्याल से ठीक आ रही है। बीच में अभी कम हो ठीक है क्या? गई। मैं और थोड़ा तेज भी बोल सकता हूँ, अभी मेरे ख्याल से ठीक होगा। अभी ठीक है, एकदम एकदम ठीक है। जी धन्यवाद। जी, कभी भी आप रोक सकते हैं, कभी भी अगर ऐसी वाली बात हो तो आप कह सकते हैं। तो जो मैं कह रहा था कि जैसे ये डेस्कटॉप शेयर कर दिया, जैसे आपने शेयर किया वहां पर आपने स्क्रीन शेयर की, ना कि एक पर्टिकुलर फाइल, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका जो पूरा डाटा है जो डेस्कटॉप पर है या जो फोल्डर आप खोल रहे हैं, या मान लीजिए आप खोल रहे हैं उसके अंदर में एग्जामिनेशन का फोल्डर है, उसके अंदर में क्वेश्चन पेपर का फोल्डर है, तो कई लोगों को जिनको आप नहीं चाहते वो चीज दिखाना, वो दिख जाएगी कि आपके क्वेश्चन पेपर कहाँ रखे हैं, या आपकी बैंक की डिटेल कहाँ रखी है, या आपके सर्टिफिकेट्स कहाँ रखे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जानकारी उनको मिल जाएगी। तो इसीलिए बेहतर ये रहेगा कि ऐसे वक्त में जब भी आप कुछ शेयर करते हैं तो वहां पर ऑप्शन होता है। देखिए सभी चीज है कि ऑप्शन सब चीजें हैं, बट कई बार हम जानकारी के अभाव में वो चीज उस चीज पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जब भी शेयर करें तो उसमें पर्टिकुलर प्रोफाइल, पर्टिकुलर एप्लीकेशन करें। जैसे अभी मैंने जब शेयर पर क्लिक किया तो इसने मुझे दो ऑप्शन दिए कि क्या आप अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, या एक पर्टिकुलर जो मैंने पीडीएफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसको खोलना चाहते हैं। तो मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर क्लिक किया और उसके बाद शेयर पर क्लिक किया। तो अभी इस वक्त में अगर मैं पावर पॉइंट बंद भी कर देता हूं तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। अब ये देखिए, ये भी एक रिसेंटली एक मैं प्रोग्राम में था, मैं उसमें नाम नहीं लूंगा, और ये भी हमारे ही एक साथी हैं, अध्यापक हैं, जिन्होंने अपनी स्क्रीन शेयर की। ये हम ही कर रहे थे, जो अभी गंगा जी ने कहा कि जो हमने अभी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो उसमें उन्होंने अपनी स्क्रीन शेयर की।
अब स्क्रीन शेयर करते वक्त में उन्होंने पूरी की पूरी स्क्रीन शेयर कर दी, ना कि एक पीपीटी। अब मान लीजिए उनको गूगल क्रोम भी दिखाना था या इंटरनेट एक्सप्लोरर से कुछ दिखाना था, तो उस वक्त में वो दोबारा से क्लिक करते शेयर पर और उसमें पर्टिकुलर एक विंडो जाकर के शेयर करते। अभी उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सारी जो सारी है ईमेल की डिटेल्स है वो सारी शेयर कर दी सभी के साथ में। अभी इस तरह की चीजों को अगर अगर इस चीज को हम ओपन प्लेटफॉर्म पर डाल देते हैं, जैसे अभी ये रिकॉर्डिंग है, मान लीजिए अब ये रिकॉर्डिंग गंगा जी के चैनल पर है, तो अब ये कोई भी देख करके उसमें देख सकता है कौन कौन से मेल आए हैं, किस किस से मेरी वार्तालाप हुई है। तो जो ईमेल हैक करने का एक तरीका होता है वो एक ये भी होता है कि उसमें वो इस तरह की डिटेल पूछता है कि आपने रिसेंट में किन लोगों से कांटेक्ट किया है। अगर उनको पता है तो ये कर लेगा, कुछ उसको गेस लगाने होंगे, कुछ आपकी फेसबुक आईडी से ले लेगा। तो हर तरह की डिटेल तो आपने शेयर की हुई है, तो हैक क्यों नहीं होगा? हैक होगा बिकॉज क्योंकि आपने अपनी सभी जानकारी साझा की हुई है। आपने डेट ऑफ बर्थ भी शेयर की हुई है, क्योंकि वो आपके वहां पर में बधाई हो कि मैसेजेस आते हैं फेसबुक पर अक्सर। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने ऐसा शेयर किया हुआ है। आपने ईमेल की डिटेल यहाँ शेयर कर दी, आपकी फोटो व्हाट्सएप पर है। तो गूगल जब मेल को कोई भी रिट्रीव करने की कोशिश करता है ईमेल, तो वो कई सारे स्टेप्स लेता है, तो उसमें से एक स्टेप ये भी होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैंने स्क्रीन देख ली तो मैं हैक कर सकता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत उसमें तिगड़म लगाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें लगानी पड़ती हैं, तब ये सब चीजें होती हैं। तो क्यों आप हम ऐसी जानकारी साझा करें जो जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं ये जो भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा कि आप क्या शेयर कर रहे हैं। आपके पास हमेशा ऑप्शंस आते हैं कि आप पूरी विंडो शेयर करना चाहते हैं, पूरी स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, या सिर्फ एक पर्टिकुलर फाइल, चाहे वो वर्ड की फाइल हो या पीपीटी हो या विंडोज क्रोम हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या कोई एक पर्टिकुलर फोल्डर हो या वीडियो हो। वो सबके ऑप्शन वहां आपको मिलते हैं। अब जो अभी मैं बात कर रहा था यहाँ पर, मैं वो उसी के ये कुछ बिंदु हैं कि अपने छात्रों, और जो अभी हम बात कर रहे थे कि छात्रों को जांच ले और पासवर्ड आईडी में उस पे सावधानी बरतें, शेयर करते हुए स्क्रीन साझा करते हुए भी सावधानी बरतने की जरूरत है। और केवल जो अभी हम बात करते हैं रिमोट, हाँ एक और चीज है, रिमोट एक्सेस पे अभी छूट गया हमारा पॉइंट। रिमोट एक्सेस एक ऑप्शन रहता है जिसके बेस पर मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कोई समस्या आई और आपने किसी अपने छात्र को या किसी अपने जानने वाले को या किसी थर्ड पार्टी या किसी कंपनी वाले को फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो वो जरूर कहेगा कि अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, रिमोट एक्सेस दे दीजिए मुझे। अब ऐसे में जब हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो हमें देना पड़ता है। तो ऐसे वक्त में आप उसको मना तो नहीं कर सकते हैं, बट ऐसे वक्त में आप जो भी आपकी फाइल खुली हुई हैं, पर्सनल फाइल्स खुली हुई हैं, उनको बंद कर दीजिए। और ऐसे में आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, ध्यान रखिए कि जो भी जिसने भी आपका रिमोट एक्सेस लिया है, रिमोट एक्सेस बेसिकली मैं बता देता हूँ, इसमें इस प्रोसेस के जरिए कोई भी पर्सन आपके कंप्यूटर को यूज कर सकता है। एक तरीके से वो ठीक करने के लिए बेसिकली उसको यूज किया जाता है। इसका जो शुरुआत हुई थी वो इसीलिए कि अब जैसे कोरोना वायरस के वक्त में अगर इंजीनियर नहीं घर पे आ पा रहे हैं, तो वो ऐसे वक्त में रिमोट एक्सेस से आपके कंप्यूटर को जांच करते हैं या उसको देखते हैं कि भी क्या समस्या है और वहीं से उसको ठीक कर देते हैं। तो ऐसे वक्त में जब एक्सेस देते हैं तो ये ध्यान रखें कि स्क्रीन पर जो भी पर्सन है वो क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को रिमोट एक्सेस पे दे दिया और चले गए। हाँ, ऑफ कोर्स अगर आपके कोई भरोसे वाले हैं, कोई ऐसे आदमी है, सज्जन है, तो वहां ऑफ कोर्स आप छोड़ सकते हैं। जैसे ये समझ लीजिए कि आपने रिमोट एक्सेस दिया तो इसका मतलब आपने लैपटॉप अपना उन साहब के हाथ में या मैडम के हाथ में पकड़ा दिया, जो भी आपसे रिमोट एक्सेस ले रहे हैं। तो रिमोट एक्सेस लेते वक्त में ये चीज भी ध्यान रखनी है। और एक चीज और भी बात करें कि जैसे मैंने बात की कि शुरू में क्लास या मीटिंग जो है वो कम लोगों से शुरुआत करें। हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए कोई भी साथी आपको कोई भी समस्या आती है, कोई भी इशू आता है, तो आपके पास में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आज के समय में बहुत आसान है कि गूगल पर आप टाइप करें कि मुझे ये इस समस्या को कैसे समाधान किया जाए। ऑफ कोर्स हम अक्सर उसमें हिंदी में रिजल्ट्स कम आते हैं, अंग्रेजी में ज्यादा आते हैं, तो आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल जूम, हाउ टू टेक क्लासेस ऑन गूगल क्लासरूम, हाउ टू अपलोड द असाइनमेंट्स। अभी जैसे मैं एक छात्रों को मैंने एक असाइनमेंट दिया, तो उसमें एक छात्र की समस्या आई कि भाई मुझे जो है असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रहा है। तो अब बहुत देर हमें हो गई समझते समझते, तब पता चला कि उसकी जो गूगल ड्राइव है वो भर गई है,
इस वजह से वो उसका अपलोड नहीं हो रहा है एप्लीकेशन, जो जो उसका असाइनमेंट है। तो ऐसी भी कई बारी चीजें होती है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह के सवालों को गूगल में डाल करके और उसको ढूंढ सकते हैं, और अक्सर उसके जवाब मिल जाते हैं। और अब आते हैं कॉपीराइट पर, कि सामग्री जो भी अब आप ऑनलाइन डालते हैं, तो उसमें एक ये समस्या आती है कि कई लोगों को कई जैसे मेरे साथी हैं, तो वो अक्सर पूछते हैं कि अरे भाई, हम जो डाल रहे हैं, कल को किसी ने कॉपी कर दिया तो, कल को हमने जो आर्टिकल अपलोड किया, या जो हमने आजकल मूडल का जमाना भी है, आजकल गूगल क्लासरूम का जमाना है, या फेसबुक का जमाना है, कि भी हम अपना जो भी जो क्रिएटिव काम है, रचनात्मक कार्य है, उसको अगर हम ऑनलाइन डाल देते हैं तो कोई चुरा लेगा। मैं इसमें कहना चाहता हूँ, देखिए, चुराना तो आपके घर से भी हो सकता है, हाँ, आपके ऑफिस से हो सकता है। चुराने का काम जो चोर है वो कहीं से भी कोशिश कर सकता है, बट फिर मैं यही कहूंगा, सुरक्षा अपने हाथ में है। आप उसको कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं। देखिए, कॉपीराइट एक्ट है हमारा जो 1957, वो आपको ये काफी हद तक सहूलियत देता है कि अगर आपने कोई रचना रची है, या आपने किसी कोई भी लेख लिखा है, या आपने कोई भी म्यूजिक बनाया है, फिल्म बनाई है, वीडियो बनाई है, कोई भी मैटर आपने क्रिएट किया है, अगर उसको जन्मदाता आप हैं, तो लीगली आप उसके कॉपीराइट होल्डर हैं, आप उसके कॉपीराइट धारक हैं। आपसे वो कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई कॉपी करता है तो उसके लिए बहुत सी सजाओं का प्रावधान है। अक्सर आपने अगर सुना हो पहले, तो ऐसे-ऐसे भी चीजें हुई हैं कि जिसने किसने अपनी थीसिस किसने कॉपी कर दी, और उसको 20 साल बाद में पता चला कि जो आज वो कहीं के कोई भी एक अच्छी पोजीशन पर थे, और उनको सिर्फ उस वजह से क्योंकि उन्होंने कॉपी किया था, उनको वो अपनी नौकरी या अपना जो भी सीट है वो छोड़नी पड़ती है। चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो। तो कहीं भी ये जो सजा जो कॉपीराइट एक्ट है, वो कहीं ना कहीं इस मामले को बहुत सीरियसली लेता है, कि अगर किसी ने कॉपी किया है आपका मटेरियल, और आपको उसके बारे में पता चल गया है, तो उसको आप उसको जो है आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। अब इसमें जो कॉपीराइट एक्ट है, इसके बारे में बात करूंगा। ये जैसे एक डॉक्यूमेंट है कि कॉपीराइट एक्ट में क्या की वैलिडिटी क्या होती है। तो देखिए, जो लिटरेचर, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क है, उसकी जो वैलिडिटी होती है, जो कॉपीराइट की जो लाइफ होती है, वो ऑथर की डेथ के बाद में 60 इयर्स तक रहती है। कि अगर किसी ने भी कुछ लिखा है, तो वो उसकी मृत्यु के 60 साल तक वैलिड रहेगी। उसके बाद में उसे कोई भी पब्लिश कर सकता है। अगर अगर आप अक्सर आप देखते होंगे, जैसे कि रूसी जो कई कहानियां हैं, चेखव की हैं, चाहे वो टॉल्स्टॉय की हैं, तो वो आज के वक्त में कोई भी उसको पब्लिश कर सकता है, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद में 60 साल हो चुके हैं। हालांकि रूस में ये जो 70 से 75 साल का समय है कॉपीराइट का, पर भारत में ये भी 60 साल का है। और कुछ ऐसे वर्क्स हैं जो कि सिर्फ 60 इयर्स, मतलब 60 साल तक ही वैलिड रहते हैं। जैसे कि अगर आप एनोनिमस तरीके से यूज कर लिखते हैं कुछ, या गवर्नमेंट कोई काम है, या कोई साउंड रिकॉर्डिंग करते हैं, तो या फोटोग्राफ लेते हैं, तो उनका ड्यूरेशन तब से शुरू होता है जब से आपने उसको क्रिएट किया है। अब सवाल ये आता है कि इसको कॉपीराइट करें कैसे। कॉपीराइट करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, कि आप सी जो कॉपीराइट का पहला अक्षर है, पहला अल्फाबेट है, उसको गोलधारे में लगा दें। ये कंप्यूटर पे आप कर सकते हैं, कि सी से पहले ब्रैकेट ओपन करें, फिर सी लिखें, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो आपके पास में ये जो गोलधारे में सी है, ये सिंबल आ जाता है। अगर ये नहीं भी आ रहा है, तो भी आप सिंबल में जाकर इसको इंसर्ट कर सकते हैं। और साथ में उसमें प्रकाशन की तारीख डालें, महीना डालें, वर्ष डालें। लेखक का नाम होना वहां जरूरी है। तो ये जो नीचे फॉर्मेट है, कि कॉपीराइट सी भी डाल सकते हैं, या खाली सी भी लिख सकते हैं, या आप साथ में कॉपीराइट भी लिख सकते हैं क्लैरिटी के लिए। और साल जैसे डाल दिया आपने, डेट की जगह आपने साल वर्ष डाल दिया, तो और राम कुमार या अपना नाम लिख दिया, तो कॉपीराइट। फिर ये अंग्रेजी में एक उदाहरण है, और ये हिंदी में एक उदाहरण है, तो आप कोई भी किसी भी उदाहरण का प्रयोग कर सकते हैं। ये जैसे ही आप डालते हैं, तो मान लीजिए कि उस समय से उस पर आपका कॉपीराइट हो गया। मगर हाँ, ध्यान रहे कि जब आप ये डाल रहे हैं, तो उस सामग्री पर किसी और का कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। और यदि कॉपीराइट है किसी का, तो आपको उसको शामिल करने की, या तो आप उसका रेफरेंस देते हैं, अक्सर रिसर्च में देखा जाता है
कि आप उसका रेफरेंस देते हैं, या फिर आप उसको लिखित में उससे परमिशन लेते हैं कि मैं आपका ये हिस्सा, ये अंश जो है अपने इस काम में प्रयोग कर रहा हूँ, तब उसके बाद में आप उसको कॉपीराइट कह सकते हैं। वरना तो आप ही के ऊपर में केस लग जाएगा कि आपने किसी का कॉपी करके और आपने उसको अपना कॉपीराइट बता दिया। या तो आप उसको रेफर करते हैं, या फिर आप उसको प्रयोग करने से पहले उससे परमिशन लेते हैं। अब इसी बात के साथ में मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करूंगा और आप लोगों से वार्तालाप करूंगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा समय इसलिए रखा है कि हम लोग बातचीत कर सकें। तो जो कॉपीराइट वाला इशू भी है, इस पे जस्ट एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ कि कॉपीराइट के इशू से हम लोगों को डरना नहीं चाहिए, मतलब उसके उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और अक्सर कोई भी इस तरह से कोई कॉपीराइट कोई कॉपी करता भी है, तो उस मानकर चलिए कि आज नहीं तो कल वो आपके सामने आ ही जाता है, क्योंकि जो धारक होता है उसका, जो उसका कॉपीराइट होल्डर होता है, उसको बहुत से लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक कहानी लिखी और किसी मेरे जानने वाले ने ही, या किसी ने ना जानने वाले ने भी वो उसको यूज कर लिया या उसको अपनी कहानी बना करके छाप दी, तो आज नहीं तो कल ये चीज सामने आ ही जाती है। और उस वक्त में डिफाइन कैसे होता है, हाँ एक और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है। अब सवाल ये आएगा कि किसी ने भोपाल में जो है मेरी एक कहानी को छाप दिया, अब हम कैसे डिफाइन करें कि भाई ये, वो कहेगा ये तो मेरा है, कि तो मैंने लिखा है, आप कहेंगे नहीं ये मेरा है। तो ऐसे वक्त में जो भी आपके पास प्रमाण होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके कंप्यूटर का डेट होता है, जब आपने वो फाइल क्रिएट की है तो उस फाइल के ऊपर में एक डेट ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में पड़ जाती है, उस डेट के आधार पर होता है, मतलब वो आपका एक प्रूफ हो सकता है। या आपने वो किसी के साथ साझा किया हो, जैसे प्रकाशन के साथ में साझा किया हो कि आपने भेजा हो कि भाई मैंने ये भेजा है, या किसी एडिटर को भेजा हो, तो ईमेल है, ईमेल की डेट आपके लिए सबूत बन जाती है कि ये देखिए इस डेट पर मैंने किया है। तो जो जिसकी पहले की डेट होगी, मतलब कि जिसके पास में प्रूफ होगा पहले की डेट का, उस पर उसका कॉपीराइट माना जाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि भाई मान लीजिए आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, आपने तो सिर्फ लिखा, उसको अपने टेबल पे रख दिया, कोई आया और लेकर चला गया, तो इसे कह सकते हैं चोरी। और फिर बाद में अगर वो क्लेम करे कि ये मेरा है, तो उसे कह सकते हैं चोरी और सीना चोरी। तो, तो इसीलिए हम ध्यान रखें इन सब चीजों का जब भी हम कुछ क्रिएट करते हैं। तो जो नोट्स हैं या वो सब चीजें हैं उसको ध्यान से रखें, और अगर ऑनलाइन डालते भी हैं तो उसमें अपना ये कॉपीराइट का सिंबल डाल दीजिए। इसी के साथ में मैं जस्ट फिर से बस बताना चाहूंगा कि जैसे ऑनलाइन क्लास के लिए अपने लिए एक अपना प्लेटफॉर्म चुनिए, और कोई भी चीज यूज करने से पहले, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करने से पहले उसके उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, सुरक्षा संबंधित उससे कदम उठाइए, अपने साथियों से उसके बारे में डिस्कस कीजिए, और छात्रों से उनकी सहूलियत के बारे में भी चर्चा कीजिए कि कौन सा प्लेटफॉर्म उनके लिए अच्छा है। और लॉकडाउन के समय में खुद को अनलॉक कीजिए, अनलॉक करने का एक यही तरीका है, और पढ़िए और पढ़ाइए। एक जिसमें गंगा जी एक पॉइंट रह गया है जो था कि बिना इंटरनेट के कैसे हम क्लास कर सकते हैं, मैं उस पर जाना चाहूंगा अगर हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर एक ये प्रोग्राम है जिसका जो आप ऑनलाइन जा करके ले सकते हैं, freeconferencecall.com। ये एक ऐसा प्रोग्राम है साथियों की जो जो बहुत लाइट वेट है, लाइट मतलब कि जो बहुत हल्का है, और इसमें ज्यादा डाटा भी नहीं जाता है। और इसके साथ में ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जूम है या क्लास गूगल क्लास है या और दूसरे प्रोग्राम है। इसमें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या आप अपने ब्राउजर से भी यूज कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करके आप अपना आईडी पासवर्ड बनाइए, फ्री है टोटली। और इसमें 1,000 तक लोग शामिल हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें एक खास बात ये है कि जो बाकी के जो प्रोग्राम्स है जैसे आपने यहाँ देखे, तो इनमें क्या है, इन प्रोग्राम्स में आपके पास में कॉलिंग की फैसिलिटी नहीं है। मैं उसे नहीं मानकर चलूंगा, क्योंकि जो कॉलिंग फैसिलिटी है वो यो अमेरिका की है, अमेरिका का फोन नंबर है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा छात्र कोई अमेरिका कॉल करे हमारी मीटिंग को या क्लास को ज्वाइन करने के लिए। तो ये दो ऐसे प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम और फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल। माइक्रोसॉफ्ट टीम अभी थोड़ी टाइम के लिए शायद कुछ लोगों के लिए फ्री हुआ है, टीचर्स के लिए, अदरवाइज ये जो फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल है ये टोटली फ्री है, मुफ्त है, इसको आप यूज कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने इसमें बताया आपको इस प्रोग्राम के बारे में कि 1,000 लोग और 6 घंटे तक आप लगातार कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसको, मतलब मिनट क्लास कर सकते हैं, और 6 घंटे के बाद में फिर दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसा समस्या वाली यहाँ बात नहीं है। और इसमें क्या है कि इसमें ये नंबर है यहाँ पर 0172 नंबर दिया हुआ है। अगर कोई छात्र आपसे जुड़ना चाहता है, मान लीजिए उनके पास में इंटरनेट नहीं है, वो ऑडियो के थ्रू इस नंबर पर कॉल करके जुड़ सकता है। तो उसको भी पूरी तरीके से वही
एक फील आएगा, या समझिए कि वही एक जुड़ाव महसूस होगा जो बाकी के छात्रों को होगा। हाँ, उसमें वो देख नहीं पाएगा कि जो आप स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं, बट अगर आप समझते हैं कि हाँ, आपके ऐसे छात्र हैं जो चाहे देखने में उनको समस्या भी है, या फिर नहीं देख पा रहे हैं, या इंटरनेट जहाँ स्लो है वहाँ उनको अपना कैमरा बंद करना पड़ता है, तो ऐसे समय में ये प्रोग्राम एक वरदान की तरह से सिद्ध हो सकता है, जहाँ पर वो लोग बहुत खुशी से आपकी क्लास को ज्वाइन कर सकेंगे। और हाँ, अब इसके साथ में खत्म करने से मैं ये जरूर कहूंगा कि क्लास आप चाहे ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, हमेशा वॉलेंटरी होती है। आप जबरदस्ती किसी के साथ क्लास नहीं कर सकते। अगर आप जबरदस्ती कहें कि भाई हमें क्लास करनी है, आइए, अटेंडेंस कंपलसरी है या जो है, तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स आपके पास में मजबूरी में तो आ जाएंगे, मगर हो सकता है कैमरा बंद करके वो इधर उधर चले जाएं। तो ऐसे में आपके ऊपर है कि आपको उनको किस तरह से एंगेज करना है, और उनको किस तरह से ये भी पूछना है कि भाई क्या आप हम लोग वार्तालाप करते हुए क्लास कर सकते हैं। तो बीच बीच में आप पूछ सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, ताकि वो एक मोनोटोनस ना रहे। तो इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, और आपके जो भी सवाल हैं उनको मैं जरूर स्वागत करूंगा। बहुत जी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोनू सैनी इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के लिए। और आपने ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में सभी बारीक चीज़ें बताई। हमारे जो ज़्यादातर दोस्त हैं जो सुनने वाले हैं वो ये पूछ रहे हैं कि आपके जी। अनुसार जो इंटरनेट पर क्लासेस के विकल्प उपलब्ध हैं उनमें सबसे सुरक्षित और आसान माध्यम कौन सा है, और उसमें कितने विद्यार्थी जोड़े जा सकते हैं? देखिए, मैं फिर अपनी बात को दोहराना चाहूँगा कि कोई भी प्लेटफ़ॉर्म सुरक्षित नहीं है, अगर आप उसे सुरक्षित नहीं करेंगे तो। चाहे वो व्हाट्सऐप हो, चाहे वो स्काइप हो, चाहे वो कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, वो तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि आप उसको सुरक्षित नहीं करेंगे, पहली बात। अ, दूसरी बात है, जो आसानी से प्रयोग किया जा सकता है, वो एक ज़ूम बहुत आसानी से प्रयोग किया जा सकता है, गूगल मीट को आसानी से प्रयोग किया जा सकता है, और फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल है, उन तीनों प्रोग्राम्स को बहुत आसानी से यूज़ किया जा सकता है। एक सवाल आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। जी। अम, अ, जी, जरा इसको कैन ऑनलाइन एजुकेशन प्रूव टू बी अल्टरनेटिव टू द करंट एजुकेशन सिस्टम? देखिए, it can be said that during this time, during COVID-19, during the lockdown, आप उसको एक अल्टरनेटिव जरूर मान सकते हैं, क्योंकि इस वक्त में आपके पास और कोई साधन नहीं है। बट हाँ, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो ऑफ कोर्स हम सभी लोग ऑफलाइन पर जाना चाहेंगे, हम सभी लोग ऑनलाइन पर नहीं रखना चाहेंगे। हमें मेन चीज है कि हम लोग उनके साथ में अ, जो जो आमने सामने वाली क्लास है, ऑफलाइन जो क्लास है उसमें जुड़े। हाँ, अगर उस वक्त भी मान लीजिए कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं जो नहीं आ पाए, मान लीजिए आपकी क्लास में 20 छात्र हैं और 20 में से 15 आ गए हैं, 5 नहीं आए हैं। 5 के पास में अगर इंटरनेट या कोई ऐसी सुविधा है जिससे वो ऑनलाइन आ सकते हैं, तो ऐसे समय में हम उस वक्त में दोनों तरह का जो क्लास है उसको चलाने की कोशिश कर सकते हैं, कि अपनी क्लास में हमने कैमरा या जो जूम है या जो गूगल क्लासरूम है, कोई भी ऐसा प्रोग्राम यूज किया जिसमें क्लास में उनको भी वर्चुअली ऐड कर सकें। ऑल्टरनेटिव हम कह सकते हैं कि हाँ, हो सकता है एक एक हद तक। डॉक्टर मधुलता व्यास जी शुरू से आपका कार्यक्रम सुन रही हैं जी। यूट्यूब के माध्यम से। वो जी। नागपुर में अध्यापक हैं, शायद मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, कुछ सहयोगी प्राध्यापक नागपुर। जी। अ, वो कह रही हैं कि अगर हम जैसे कविता लिखकर व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देते हैं तो क्या वो कविता भी कॉपीराइट के दायरे में आएगी? देखिए, यहाँ पर आपने जो कहा डॉक्टर व्यास, हम कविता लिखकर व्हाट्सएप और कोट या लिख करके व्हाट्सएप पर डाल देते हैं। अब वो उसको आप डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होगा जब तक कि आप उसमें नीचे कॉपीराइट करके नहीं डालेंगे। आपको या तो कॉपीराइट का सिंबल वहाँ देना पड़ेगा, ताकि सामने वाला जो है उस चीज़ से सचेत रहे कि ये जो मटेरियल है, क्योंकि हो सकता है वो भी सोचे कि ये शायद आपका नहीं है या किसी और का है, या जब वो किसी और को साझा करे तो वो सोचे ये कहीं से आया है, तो चलिए मैं कुछ इसके अंश यूज़ कर लेता हूँ। तो ऐसे में अगर आप साझा करते हैं कोई कविता या कोट लिख करके, तो साथ में नीचे अपना नाम लिखिए, और ये जो सी का सिंबल है या तो ये बना दीजिए या कॉपीराइट लिख करके भेज दीजिए। उससे ठीक है, थोड़ा अटपटा ज़रूर लग सकता है जब हम अपने मित्रों के साथ ये इस तरह की चीज़ें शेयर करते हैं, बट
अगर आपको इस चीज की चिंता है कि भाई मेरा जो मटेरियल है जिसको मैं भेज रही हूँ जब आगे जाएगा तो हो सकता है वो उसको मिसयूज कर ले, तो ऐसे में जरूर डालिए। और एक इमेज फाइल बना दीजिए, सबसे अच्छी बात है। आजकल बहुत सारे मोबाइल पर इस तरह के ऐप्स हैं जिसमें आप इमेज फाइल बना करके उसको शेयर कर सकते हैं ताकि वो आसानी से कॉपी ना हो सके। डॉक्टर मधुलता व्यास जी कह रही हैं कि पढ़ाते वक्त मोनोटोनस ना रहें, यह बात ध्यान रखें कि तभी विद्यार्थी पढ़ाई से जुड़े रहेंगे, यानी बीच बीच में थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन हो तो शायद विद्यार्थी ज़्यादा अच्छे से जुड़े रहेंगे। और भी सवाल आ रहे हैं, लेकिन इस बात पर मैं कहना चाहूँगा कि कल इसी सवाल को डॉक्टर संदेशा रायपा हमारे साथ डील करने वाली हैं कि कैसे क्लास को ज़्यादा एंगेजिंग और इंटरेक्टिव हम बना सकते हैं। एक अध्यापक की नज़र से एक अच्छी क्लास कैसे होगी और एक विद्यार्थी की नज़र से इस पर हम कल शाम को बात करेंगे। केशव का एक और सवाल आया है, इसको लेकर के हम अपनी बात खत्म करेंगे। हाँ, देखिए। Are students more happier from virtual classes instead of online classes? शायद आपके बात में एक सवाल में ही कुछ गड़बड़ है, टिप्पणी है। Are students more happier from virtual classes instead of online? मेरे ख्याल से यहाँ पे कहना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस, कि क्या हाँ। छात्र जो हैं वो खुश हैं ऑनलाइन क्लासेस से बजाय कि ऑफलाइन क्लासेस के। देखिए, मैं कहूँगा कि ना ही छात्र खुश हैं ना ही हम खुश हैं, मगर ऐसे समय में जब मैंने जैसे शुरुआत की थी, अगर आपने शुरुआत में इस बात को सुना हो, ध्यान दिया हो, कि ऐसे समय में जब कि छात्रों के पास में बात करने के लिए घर वालों के अलावा या और कोई नहीं है और वो उनका डेली रूटीन जो है वो बंद सा हो गया है, तो ऐसे समय में वर्चुअल क्लास या वर्चुअल तरीके से अगर वो कुछ नॉलेज गेन कर लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं, तो वो खुश होते हैं। जो मेरे छात्र हैं, जो मैं प्रैक्टिकली लॉकडाउन से पहले से ही जब वो यहाँ से चले गए थे, तो हमने तभी से ही उनसे बातचीत करना शुरू की थी और मैंने क्लास इसी शर्त पर की थी कि अगर आप लोगों की इच्छा है तो ही हम ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, अगर कभी आपकी इच्छा नहीं है तो आप क्लियरली लिख दीजिए मुझे भी कोई इच्छा नहीं है फिर उस वक्त में, अगर आपकी इच्छा के साथ में मेरी इच्छा है। क्योंकि अगर स्टूडेंट खुश नहीं है या उनको अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आप क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं इंटरेक्टिव तरीके से, ताकि आप बच्चों को, जो स्टूडेंट्स को है, मजेदार तरीके से जो भी सिखाना चाहते हैं वो सिखा सकें। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा आखिर में, जी। अक्सर जब भी ऑनलाइन क्लासेस की बात होती है तो ये सवाल हमारे मित्र मुझसे कहते हैं, क्योंकि मैंने एक मूक्स के लिए ऑनलाइन कोर्स बनाया। जब मैंने कोर्स बनाया, उसके बारे में बताया, तो लोगों की आशंका होती है कि सरकार ये ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से या ऑनलाइन कोर्सेज जो चला रही है, इसके माध्यम से धीरे धीरे क्लासरूम को ख़त्म करना चाहती है और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से फिर नौकरियां घट जाएंगी और एक अध्यापक और विद्यार्थी का रिश्ता है वो ख़त्म हो जाएगा और शिक्षा का पूरा ढांचा चरमरा रह जाएगा। तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या आप ऑनलाइन, जब हम क्लासेज मूक्स के कोर्सेज हैं, ईपीजी पाठशाला के कोर्सेज हैं, आजकल बहुत सारे विश्वविद्यालय दुनिया में और भारत में भी इस साल फरवरी से इसकी शुरुआत हो गई है कि कोई भी डिग्री पूरी तरह ऑनलाइन दी जा सकती है, यानी आप कभी क्लास नहीं गए। भारत में पहले उस पर एक रेस्ट्रिक्शन था कि आप 20% कोर्स अपने पूरे क्रेडिट्स के वो ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन अब इसकी छूट दी जा चुकी है सरकार की तरफ से कि कोई भी कोर्स आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उसमें हालांकि उन्होंने जिनमें प्रयोग होते हैं, साइंस के कोर्सेज जो हैं वो उसमें शामिल नहीं है, लॉ के कोर्स उसमें शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ऑनलाइन डिग्री आपको मिल सकती है। तो इससे क्या आप जो क्लासरूम में अभी तक हमारी कक्षाएं हैं उनको कोई खतरा मानते हैं या ये आशंका निराधार है? डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है जो अक्सर कई हमारे जो साथी हैं उनके जहन में है। ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। ये हम लोग पहले नहीं है जिनके मन में ऐसा सवाल है। हमारी हर एक जनरेशन के पास में, हमारी हर एक जनरेशन के जहन में कभी ना कभी इस तरह के सवाल आए हैं। जैसे कि जिस वक्त में कंप्यूटर आए थे, सभी ने सोचा कि कंप्यूटर, उस वक्त में हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भी ये कहा कि कंप्यूटर नहीं आने चाहिए। कई लोगों ने विरोध किया कि भाई इससे नौकरियां चली जाएंगी लोगों की, कंप्यूटर नहीं आना चाहिए। मोबाइल आया तो उसमें भी कई कहा कि नहीं नहीं, इससे नौकरियां चली जाएंगी, हमारे जो पोस्टमैन है वो हो जाएंगे। या ईमेल आया तो कि भाई पोस्टमैन बेरोजगार हो जाएंगे या लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
देखिए ये एक जायज सवाल है। हाँ, ये एक जायज सवाल है जो हर एक इंसान के जहन में आता है, मगर मैं यहाँ साफ कर देना चाहता हूँ कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जो ऑफलाइन क्लासेस है उसको हम कभी भी ऑनलाइन क्लासेस से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस की अपनी अलग मर्यादा है, अपनी अलग एक भूमिका है हमारी जिंदगी में। अगर सब कुछ ही ऑनलाइन हो गया तो मुझे नहीं लगता है कि फिर कुछ बचेगा। वो हो नहीं सकता है। देखिए अगर वही, जैसे मैंने अभी छोटा सा एग्जांपल दिया, जब कंप्यूटर आया तो सबने कहा नौकरियां चली जाएंगी, बल्कि नौकरियां बढ़ी। अगर आप पहले से उठाकर देखें और आज में नौकरियां बढ़ी, बट उनके स्वरूप बदल गए, उनके तरीके बदल गए या उनका रूप बदल गया। इसी तरीके से जब ये ऑनलाइन जब शुरू हुआ था, उस वक्त में ये डिबेट छिड़ी थी कि भाई क्या इसके जरिए आप क्या इसको बंद करना चाह रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप यूरोप के एजुकेशन सिस्टम को उठा करके देखेंगे, वहां पर ऑनलाइन एजुकेशन आज से नहीं, आज से बहुत टाइम पहले से चल रही है। बट क्या वो यूनिवर्सिटीज बंद हो गई? बिल्कुल नहीं। सवाल सिर्फ यहाँ पर ये आना चाहिए कि सरकार की तरफ से कितनी मदद मिलती रहेगी, इस पर होना चाहिए। और ये हर एक सरकार पर डिपेंड करता है। हर साल या हर 5 साल बाद सब सरकार पर ये डिपेंड करता है कि वो कितना सपोर्ट करती है यूनिवर्सिटीज को, जो भी एडेड यूनिवर्सिटीज हैं। सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि ऑनलाइन ऑनलाइन तो एक समझिए सप्लीमेंट की तरह है, जो कि इस समय में, जैसे कि आपने मुझ पे पीजी ईपीजी पाठशाला पे कई चीजें बनाई, तो आज आज सोचे कि ऐसी सिचुएशन आज आई है, तो पहले भी आई है कई बार, आगे भी आ सकती हैं। तो एटलीस्ट इस तरह की सिचुएशन में बच्चों के पास में या छात्रों के पास में सीखने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, जिनको सीखना है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं ऑफलाइन से, मगर ये एक और सप्लीमेंट की तरह जरूर और अच्छे तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। बहुत धन्यवाद। राकेश जी एक सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि जी सवाल आ गया है। वो कह हाँ। रहे हैं कि आपका ये इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाने का जो तरीका है, ये एक सीमा तक ही चल सकता है। मान लीजिए इंटरनेट एकदम स्लो डाउन हो गया और हमको इंटरनेट से पढ़ाने की आदत हो गई, तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। निश्चित तौर पे ये सवाल तो आज भी है कि हमारी क्लास में मान लीजिए 50 विद्यार्थी हैं, तो उनमें से कम 10 विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके पास अच्छी इंटरनेट स्पीड नहीं है, जिसकी वजह से वो क्लास में उस रूप में शामिल नहीं हो सकते जैसे बाकी विद्यार्थी हो रहे हैं। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन की, तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन टीचिंग की अपनी लिमिटेशंस हैं। ये एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है। ये कभी मैन, जैसा आपने डॉक्टर सोनू सैनी कहा कि हमारी जो कक्षा है, हमारा क्लासरूम है, उसकी जगह नहीं ले सकता। कई हमारे श्रोताओं ने बहुत मन से पूरा कार्यक्रम सुना और हिस्सेदारी की, खासतौर पर डॉक्टर मधुलता व्यास जी, वो अभी भी कमेंट कर रही हैं, और कई साथी जिन्होंने कमेंट्स किए, पूरा सुना, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद आपका डॉक्टर सोनू सैनी कि आपने समय निकाला और बहुत ही जरूरी मसलों पर, मेरे ख्याल से वीडियो तो जो भी क्लास ले रहा है ऑनलाइन सबको दिखाने लायक है, बहुत जरूरी मसलों पर एकदम स्पष्टता से अपनी बात रखी। जो मित्र अभी नहीं सुन पाए हैं, देर से शुरू किया है, ये हमारे फेसबुक पर उपलब्ध रहेगा, हमारे यूट्यूब चैनल तर्कश पर उपलब्ध रहेगा। और इसी सीरीज में कल हम डॉक्टर संदेशा रायपा जी से संवाद करेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदेश। गंगा जी, ये राकेश जी का जवाब देना है जो सवाल उन्होंने दिया है। हाँ, आप चाहें तो दे सकते हैं जी। अच्छा, बड़ा मजेदार सवाल पूछा है। मैं ये कहूंगा बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि अगर इंटरनेट अचानक से शट डाउन हो जाए तो क्या करेंगे। देखिए इंसान की फितरत है, जब एक दरवाजा बंद होता है तो इंसान दूसरे दरवाजे की तलाश करता है। तो आप शायद इसी बात से आप जान गए होंगे कि मेरा क्या जवाब है। जी बिल्कुल। इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद गंगा आपका। जी। हाँ, बहुत धन्यवाद। शुभ अच्छा लगा रात्रि। जी। शुभ आपने रात्रि। हमारे लिए समय ये भी निकाला। धन्यवाद।